हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। May 22 अटेम्प्ट का पहला पेपर आज हुआ सीए इंटर का अकाउंट्स का। और मैं इस अकाउंट्स के पेपर पर एक शॉर्ट रिव्यू बताना चाहूँगा आप सबको। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें रिव्यू बताइए। हालांकि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि यार ऐसे वीडियोस अगर बाद में बताए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट ठीक है, कभी कभार दिल नहीं मानता वाली सिचुएशन आ जाती है। सो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि बेवजह का डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो आप ये वीडियो प्लीज़ स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर हुआ। आपको मैं बता दूं कि सीए इंटर अकाउंट्स का पेपर आम तौर पर हमेशा इजी आता है और थोड़ा सा लेंदी आता है, ठीक है ना। इस बार भी वही ट्रेंड रहा, इजी पेपर आया और लेंदी आया। लेंदी मतलब यूं नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, बट हाँ लेंदी पेपर था। और आमतौर पर बच्चों को ये पेपर लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि ये पहला पेपर होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स होते हैं, जो रिपीटर्स नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए सीए इंटर का पहला पेपर होता है। तो आमतौर पर उन्होंने पहले, आज से पहले कभी सीए इंटर में एग्जाम्स दिया नहीं है, तो उनको इसीलिए पेपर ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम अकाउंट्स का पेपर इजी भी आता है। पेपर इस बार आया था 125 मार्क्स का, ऑब्वियसली विद ऑप्शंस। आपको पता है कि 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से 5 करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। सो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि पेपर कैसा रहा, किस तरीके से रहा। सबसे पहले एज यू नो, जो पहला क्वेश्चन होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होता है। अच्छा, एग्जाम से पहले हमने अपने एबीसी एनालिसिस बनाया था। मैंने बता दिया था कि ए कैटेगरी में मुझे क्या लगता है कौन से टॉपिक आने चाहिए, बी कैटेगरी के कौन से टॉपिक, सी कैटेगरी के कौन से टॉपिक फॉर दिस May 22 अटेम्प्ट। मैंने इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी बनाई थी और जो सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की थी, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट जस्ट एक दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। एबीसी एनालिसिस की अगर बात करें तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आउट ऑफ टोटल 125 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स का पेपर एबीसी एनालिसिस से था। 125 में से 100 मार्क्स का पेपर एबीसी एनालिसिस के ए कैटेगरी के टॉपिक में से लिया गया था। यस, जो एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी के टॉपिक होते हैं जो हमने डाले थे, उसी में से 100 मार्क्स पूछे गए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो जो मैंने ए कैटेगरी में कहे थे वो सारे के सारे ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स आए। कुल मिला के 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, जिनमें से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में थे, और वो चारों के चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही आए जो मैंने ए कैटेगरी में कहे थे। जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिया था उसमें से अभी तक तो मैंने एनालाइज नहीं कर पाया हूं, बट बच्चों का कहना है कि सर मिनिमम 60 से 70 मार्क्स का पेपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए देते हैं उसमें से बना था। हालांकि मैं उस पर डिटेल में अपना एनालिसिस करूंगा और फिर मैं आपको आगे के अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे था, और दैट क्वेश्चन, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था वाज AS 12। हमने इसको ए कैटेगरी में रखा था, हमने इस स्टैंडर्ड को ए कैटेगरी में रखा था। बट आई मस्ट से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कम ही अपने मॉड्यूल में डालता है, ठीक है ना। मैं तभी बच्चों को कहता हूं कि आप, अच्छा होता क्या है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। मैंने इस बार सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं देना चाह रहा था, पर एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले मुझे देने पड़े बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के कारण। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वैसे भी मॉड्यूल में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। बीइंग अ सीए फाइनल टीचर, मैं जानता हूं कि एएस के ऊपर, एएस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, वो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे ने पहले कभी देखा नहीं होगा, बट कम देखा होगा।
और उसमें केसेस पूछे गए थे। कुल मिला के इसमें 5 केसेस पूछे गए थे और पांचों केसेस का आपको सिर्फ 2 लाइन में ट्रीटमेंट बताना था कि इस पर्टिकुलर ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। तो कोई ग्रांट असेट को एक्वायर करने के लिए गई थी, कोई ग्रांट मिले था वैक्सीन बनाने के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। सो इस तरीके से बनाने के लिए या फिर कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने के लिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। 5 अलग अलग केसेस थे, पांचों केसेस में आपको बताना था कि इस ग्रांट का नेचर क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, हमने AS12 को ए कैटेगरी में ऑलरेडी रखा था। दूसरा क्वेश्चन वंस अगेन दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। दैट वाज दूसरा क्वेश्चन वाज फ्रॉम AS2। इसको भी हमने ए कैटेगरी में रखा था। उन्होंने बताया था कि भाई वो पूछ रहे थे कि लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर पेट्रोल का है, डिटेल ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड फॉर द मंथ एंड ऑफ द जून, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल दिया हुआ है, जनरल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। वैसे बता दूं, जनरल ओवरहेड्स कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आते। बिगिनिंग में इन्वेंट्री क्या थी, परचेज क्या क्या किया पूरे जून में अलग अलग रेट्स पर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो ये बोल रहा है कि भाई आप क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करिए फीफो बेसिस पर। तो कोई इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं था। फीफो बेसिस पर हमें सिर्फ मेजरमेंट करना था, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसका क्या होगा फीफो बेसिस पर, और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ, क्योंकि सेल भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था, एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। तो अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन रेयर है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के किसी MTP RTP में दिख जाए, ठीक है ना। हमने इसको ए कैटेगरी में रखा था AS2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन AS10। मैं बोलूंगा कि यार ये इस बार मानना पड़ा, इन्होंने इस बार ये अच्छा किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए ना, ऐसा नहीं कि बस रटे रटाए क्वेश्चंस जो बच्चों को मॉड्यूल में दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को पुराने RTP या पास एग्जाम पेपर्स में दिखाई देते हैं, वैसा का वैसा सेम आ गया, ऐसा नहीं था। अगर आप स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको मिले या उनसे सिमिलर क्वेश्चन आपको मिले, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तीसरा क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अच्छा था, हालांकि उसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। 2 अलग अलग केसेस बताए गए थे आपको कि भाई एक तो रीवैल्यूएशन आपको निकालना था और दूसरे वाले केस में असेट को डिस्पोज ऑफ किया गया तो उसमें प्रॉफिट निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था। AS10 के ऊपर ए कैटेगरी हमने इसको रखा था। फोर्थ क्वेश्चन वाज फ्रॉम AS16। ये बिल्कुल डिट्टो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिल जाएगा या फिर किसी RTP MT में जरूर मिल जाएगा। ये बिल्कुल सेम डिट्टो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वही है जहां पर स्पेसिफिक लोन भी है, जनरल लोन भी है, आपको वेटेड एवरेज बोरिंग रेट निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन वो था। अब आप देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि मेरे सारे जो ये चारों के चारों AS आए हैं वो ए कैटेगरी के में AS हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ABC एनालिसिस था, ये ABC एनालिसिस मैंने ऑलरेडी दे रखा था। AS2 को मैंने ए कैटेगरी में रखा था, येलो मतलब ए कैटेगरी। AS10 को मैंने ए कैटेगरी में रखा था, 12 को मैंने ए कैटेगरी में रखा था, 16 को मैंने ए कैटेगरी में रखा था। और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई फर्स्ट टाइम में कि अरे यार सोचो, मतलब बहुत कम ऐसा होता है जब मैं ABC कैटेगरी बनाता हूं तो मैं बता देता हूं पहले से कि देखो ये मेरा अनुमान है, जरूरी नहीं कि हमेशा सही निकले। इस बार बिल्कुल एक्यूरेट निकल गया। 4 जो AS बोले थे वो वैसे के वैसे वही आ गए। चलिए, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हायर परचेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर परचेज का था, इंस्टीट्यूट के बिल्कुल मटेरियल से था, बिल्कुल डिट्टो इंस्टीट्यूट के मटेरियल था। अच्छा, मैं ना कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि यार ये क्वेश्चन मेरे मटेरियल से आया, क्योंकि मैं जो मटेरियल बनाता हूं और आमतौर पर जो भी फैकल्टी कोई भी मटेरियल बनाता होगा, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो 90% क्वेश्चंस तो अपने मटेरियल में इंस्टीट्यूट के ही कवर करता है। हाँ, जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कुछ CA फाइनल से लेकर, तो ऐसे कुछ हम करते हैं। बट मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आपको कि यार देखो ये मेरी बुक से आया। मेरी बुक से कुछ नहीं होता। हम भी अपनी जो बुक बनाते हैं वो कहीं ना कहीं ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस के जैसे ही बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो हायर परचेज का क्वेश्चन, जहां पर उसके पास 2 बाइक हैं, 3 बाइक हैं, 3 में से एक रीपजेस कर दी शायद, या फिर 2 रीपजेस कर दी और एक रहने दी और बाकी का सेटलमेंट कर दिया। वो वाले क्वेश्चन आपको पता है। इस हायर परचेज को हमने B कैटेगरी में रखा था। ये हायर परचेज का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कौन सा आया,
इसी में अगला क्वेश्चन कौन सा आया, अगला क्वेश्चन वाज फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में मैंने बोला था कि भाई लॉस ऑफ स्टॉक के आने के चांसेस ज्यादा है, मैंने उसको ए कैटेगरी में रखा था, और लॉस ऑफ प्रॉफिट आने के चांसेस कम है, मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा था। इंस्टीट्यूट ने इसको ए और बी कैटेगरी दोनों का मिलाकर मिक्स्ड क्वेश्चन दे दिया। ऐसे बहुत ही रेयर होता है, ऐसा है क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास एक दो पहले से ही, बहुत ही रेयर होता है जहां पर वो दोनों चीजें एक साथ पूछ ले। मतलब इंस्टीट्यूट ने एक साथ आपसे लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी दोनों के चीजें एक साथ पूछ ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, पर ये 10 मार्क्स का था कायदे से, इसीलिए ये थोड़ा पेपर लेंदी हो गया। अब क्या हुआ बच्चों के लिए कि यार लॉस ऑफ स्टॉक भी आ गया और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, तो मतलब दो चीजें आपने पूछ ली एक ही क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के बजाय स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार 12 मार्क्स का होता, 14 मार्क्स का होता, तो ये थोड़ा सा लंबा चला गया, इसमें बच्चों का डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा होगा, ठीक है ना। द थर्ड क्वेश्चन का पहला ए कैटेगरी को ए क्वेश्चन जो था 12 मार्क्स का, वो हमारे ए कैटेगरी में से था। सिंगल एंट्री, हमने कहा था सिंगल एंट्री हमेशा आता है, सिंगल एंट्री आके रहेगा, और सिंगल एंट्री में कुछ भी कर लो आपको यही पूछा जाएगा कि भैया ट्रेडिंग बनाओ, पेंडल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, आपके पास कुछ मिसिंग फिगर से यही होता है, ठीक है ना। तो सिंपली ए कैटेगरी टॉपिक था, क्योंकि ये हमेशा आता ही है, इंस्टीट्यूट मोस्टली पूछता है, इस बार भी उन्होंने पूछ लिया था। तो यस, दीज वर द क्वेश्चंस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको दिख जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आया था। डिपार्टमेंट भी मैंने बोला था कि देखना डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अगर आया तो या तो वो मेमोरेंडम स्टॉक वाला आएगा, या तो वो ऐसे जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 डिपार्टमेंट, एक पहला वाला दूसरे को भेज रहा है, दूसरा वाला तीसरे को भेज रहा है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, पहला वाला एक को भेज रहा है, दूसरा वाला ऐसा भेज रहा है, वैसा कोई क्वेश्चन होगा। तो वैसा क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास उसके मॉड्यूल में एज मच आई नो, शायद उन्होंने जो नया मॉड्यूल अभी रिसेंटली अगर लॉन्च किया होगा उसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आरटीपी एमटीपी का तो नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, प्रैक्टिस मैनुअल में, और मैं हमेशा डिपार्टमेंट के चैप्टर में ये क्वेश्चन बच्चों को करवाता था कि पहले डिपार्टमेंट ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, फिर तीसरे के क्लोजिंग स्टॉक में दोनों का स्टॉक रिजर्व, और दूसरे वाले के क्लोजिंग स्टॉक में पहले का स्टॉक रिजर्व, इस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, ए कैटेगरी का आया, और हमने इसको ए कैटेगरी में रखा हुआ था। ऑलराइट, तो ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन, फेयर इनफ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से पूछा जाएगा। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। आज तक प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर से मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स का पूछा गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैक्सिमम 12 मार्क्स का पूछा गया है। ये देखिए प्री एंड पोस्ट 10, 12, 5, 8, 5, 5, 5, 12, पिछले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं मैक्सिमम 12 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें इन्होंने 12 मार्क्स का नहीं भाई, 15 मार्क्स का नहीं भाई, इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मैं तो बोलूंगा कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि यार 20 मार्क्स प्री एंड पोस्ट से आ गए, मतलब फ्री के मार्क्स। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि टेक्निकली आपको पूरे मार्क्स दिलवाता है, और कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को यह चैप्टर कभी टफ लगता होगा। 99% पोर्शन इस चैप्टर का सभी बच्चों से बन जाता है। कभी कभार किसी एक आध पॉइंट में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कि यार टाइम रेशियो अप्लाई करना था पर अप्लाई कर दिया सेल्स रेशियो, या फिर सेल्स करना था अप्लाई कर दिया टाइम रेशियो। हमने इसको भी एक कैटेगरी में रखा था एज यूजुअल, क्योंकि हमेशा आता है, हमें पता था कि इस बार भी आएगा, ठीक है ना। तो दिस वॉज फ्रॉम ए कैटेगरी। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ एडजस्टमेंट थोड़े से ज्यादा थे 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी फेयर इनफ। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, बढ़ के अच्छा है, बच्चों से जल्दी हो गया होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया था। इस बार जो मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कोई भी एक आएगा, और मुझे चांसेस लग रहे हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है। डिवेंचर से मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, मैंने डिवेंचर्स को बी कैटेगरी में डाला था। हुआ भी यही कि डिवेंचर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन पूछा गया। किस टाइप का क्वेश्चन था सर?
इजी था, कोई ज्यादा टेंशन वाला नहीं था कि भाई सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो इशू करेगा और बैंक बैलेंस उसको इतना बचाना है। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में जो नॉर्मल आपको मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलते हैं उसी के जैसा क्वेश्चन था, जो एक लेवल रहता है नॉर्मल वैसा लेवल का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स, फेयर इनफ, इससे ऊपर होना भी नहीं चाहिए था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी विद नरेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था ब्रांच में से। अब मोस्टली होता क्या है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट एक ही क्वेश्चन के अंदर आता है ए और बी कैटेगरी में। इस बार इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दिया। इस बार उन्होंने डिपार्टमेंट को डाल दिया कहीं और ब्रांच को डाल दिया इन्होंने कहीं और, किसी और चैप्टर के साथ, ठीक है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के साथ। डिपेंडेंट ब्रांच में से क्वेश्चन आया और मैंने कहा था कि मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच में से ही आएगा, और डिपेंडेंट ब्रांच में से स्टॉक एंड डेटर्स पे क्वेश्चन पूछा गया, हमारा ए कैटेगरी का था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जाम के लगभग हफ्ते 10 दिन पहले स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर एक छोटा सा मैंने हाफ एन आवर का मैंने एक वीडियो डाला था। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड समझ में नहीं आता, या आता भी है तो फिर बाद में भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया था और विथ एग्जाम्पल समझाया था प्रॉपर। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। एबीसी एनालिसिस की बात करें तो ये देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हमने बी कैटेगरी दिया था। ब्रांच की बात करें तो फॉरेन ब्रांच को हमने बी कैटेगरी दिया था, और अदर देन फॉरेन ब्रांच को हमने ए कैटेगरी दिया था। उसमें भी हमने बोला था कि भाई मोस्टली जो नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस यूजिंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, हमने बोला था कि ये जरूर करके जाना स्टॉक एंड डेटर्स जो होता है। तो यस, उसमें से पूछा गया स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो क्वेश्चन का सर लेवल क्या था? क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, जहां पर कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, इनवॉइस प्राइस थोड़ा सा उससे ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा सा सेल्स प्राइस हो जाएगा, और आपको फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग वगैरह दिखानी है। एक कैटेगरी का हमने टॉपिक रखा था, वो आया भी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर 5 क्वेश्चन आए थे और आपको कोई भी 4 करने थे, कोई भी 4 करने थे। पहला क्वेश्चन वॉज फ्रॉम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ए कैटेगरी। हमने इसको भी ए कैटेगरी में रखा था। भाई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, बट इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया। आमतौर पर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि भाई इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। इन्होंने इफेक्टिव कैपिटल पर नहीं पूछा, इन्होंने बोला भाई नेट प्रॉफिट निकाल के आप वो परसेंटेज बेसिस पे, कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं और जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होती है 11%, 5%, 3%, आप वो रेम्यूनरेशन निकालिए बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशन, कि अगर कंपनी के पास एक ही होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी के पास 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, कंपनी के पास 2 होल टाइम डायरेक्टर, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर और एक मैनेजर है, तो ऐसे केस में क्या क्या कमीशन, क्या क्या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकलेगा वो बताइए। हमने इसको रखा था एक कैटेगरी में कि यार मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो आमतौर पर ये वाला क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं मिलेगा, मतलब एग्जांपल्स में मिलेगा, इलस्ट्रेशंस में नहीं मिलेगा। आमतौर पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको मिलेंगे इफेक्टिव कैपिटल निकालने के क्वेश्चंस, वो ज्यादा है, ये वाले क्वेश्चंस कम है। पर इंस्टीट्यूट ने बाकायदा अपने मॉड्यूल में ये बताया है कि कैसे नेट प्रॉफिट को निकाला जाता है और नेट प्रॉफिट के ऊपर कैसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकाला जाता है। तो ये टेक्निकली इस बार थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया कि अरे यार इफेक्टिव कैपिटल वाला करके आए थे, ये तो करके ही नहीं आए थे। भाई नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चे को हो सकता है दिमाग लगाना पड़ा होगा। तो ए कैटेगरी टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद बोनस एंड राइट इशू। इस बार मैंने बोनस एंड राइट इशू को ए कैटेगरी में दिया था। मैंने कहा था कि भाई बोनस एंड राइट इशू में से आया तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आता है। आया भी, ठीक है ना। मैंने उसको बी और सी कैटेगरी में दिया था। मैंने बोनस को बी में दिया था और राइट इशू को सी कैटेगरी में दिया था। इन्होंने इस क्वेश्चन में मिक्स कर दिया। अभी वो मिक्सिंग बहुत खेल रहे हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन सिंगल डाल दिया, बोनस एंड राइट इशू को टोटल मिला के सिंगल डाल दिया, तभी वो बच्चों को थोड़ा सा लेंदी लगा। आपको देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहां वो लोग पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं 8-8 मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चन। बोनस एंड राइट इशू वाला जो क्वेश्चन था उसका वेटेज कायदे से 8 मार्क्स होना चाहिए, 7 to 8 मार्क्स होना चाहिए। उन्होंने आपको 5 मार्क्स में पूछा, इसीलिए पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया, ठीक है ना। पेपर लेंदी है, पर लेंदी होने के रीजंस क्या है वो भी पता होने चाहिए आपको। लेंदी होने के रीजंस, क्योंकि जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है कायदे से उसका वेट 8 मार्क्स का होना चाहिए था। लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक जो क्वेश्चन कायदे से 12 से 14 मार्क्स का होना चाहिए, वो 10 मार्क्स का आया। पर एट द सेम टाइम प्री एंड पोस्ट 20 मार्क्स का भी आ गया,
ठीक है ना, हमने इसको बी एंड सी कैटेगरी में रखा था। ऑलराइट, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम AS1, उधर से 4 क्वेश्चन AS के, इस बार एक AS का ये भी क्वेश्चन, हमने इसको सी कैटेगरी में रखा था। AS1 को उन्होंने आपसे कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं अलग अलग सिचुएशंस कि भाई उस पर आप अलग अलग सिचुएशन पे ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है ना, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद द फोर्थ क्वेश्चन वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन हमने उसको ए कैटेगरी में रखा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप इसको बोल सकते हो कि एएस से आया या फिर डायरेक्टली चैप्टर से आया, कुछ भी आप कह सकते हो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था और आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना था इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड पे आया था, इनडायरेक्ट मेथड पे ये आया था। अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन ए कैटेगरी का था और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आमतौर पर मैंने बोला ना, इन्होंने ना शफलिंग बहुत की है इस बार। आमतौर पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और सिंगल एंट्री एक साथ आते हैं, ब्रांच और डिपार्टमेंटल एक साथ आते हैं, ठीक है ना। इस बार इन्होंने शफलिंग कर दी, इन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट को लास्ट पार्ट में डाल दिया और 5 मार्क्स में डाल दिया, जबकि इसका वेटेज अगेन 8 मार्क्स का होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा पेपर लेंदी हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था मॉड्यूल से। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा सा एएस वाला पार्ट हटा दें, है ना, पूरा पेपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से था। मैं तो कहूंगा कि एएस वाला पोर्शन भी मॉड्यूल से था, क्योंकि भले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं होंगे, बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एएस को तो अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट, अगर इस पेपर में मुझे जो अच्छा लगा, जो थोड़ा बहुत मुझे जो ट्रिकी लगा, वैसे अकाउंट्स के पेपर में कुछ ट्रिकी आता नहीं है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत मुझे ट्रिकी लगा वो यही लगा कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसका AS12, AS10 और AS2, मुझे ये 3 क्वेश्चन अच्छे लगे, उन्होंने अच्छे क्वेश्चन दिए। तो गाइज ओवरऑल ऑल इन ऑल पेपर वॉज वेरी मच ईजी, पेपर बहुत ईजी था। थोड़ा सा लेंदी कहूंगा मैं इसको ज्यादा लेंदी नहीं कहूंगा। ये पेपर अगर कोई ढंग से अगर स्पीड मेंटेन करता होगा तो उससे आराम से बन गया होगा। अगर मैं इसको फाइनली समराइज करूं, ओवरऑल एनालिसिस में समराइज करूं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम इसको कहें तो ओवरऑल 125 मार्क्स का पेपर आया था। उसके बाद जो एएस पूछे गए थे एग्जाम में वो 25 मार्क्स के पूछे गए थे। मैंने आपको पहले ही बोला था, हमेशा पेपर में 25 मार्क्स के एएस आते हैं, 20 से 25 आते हैं, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को छोड़कर। सीएफएस वाला क्वेश्चन अगर आप 5 मार्क्स का जोड़ दोगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को छोड़ रहा हूं, तो अगर उसको छोड़ दे तो 25 मार्क्स का पेपर एएस में से आया था, जो कि कम पोर्शन नहीं है। कई सारे स्टूडेंट को अभी तक ये रियलाइज नहीं होता है कि यार एएस है क्या, ठीक है ना, एएस को बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा लाइट मोड पर लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं उनको पहले ही दिन से ये चीज बता देता हूं कि बॉस एएस आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस पेपर में 25 मार्क्स का है, पर याद रखना फाइनल में आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से चैप्टर से नहीं पूछा गया? डिबेंचर से नहीं पूछा गया, हमने बी कैटेगरी में डाला था। फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में से नहीं पूछा गया, हमने इसको ए कैटेगरी में डाला था, क्योंकि आमतौर पर इसमें से आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरी वाला चैप्टर, तो इसमें से नहीं पूछा गया, नॉट कवर्ड, इन दोनों चैप्टर्स में से कवर नहीं हुआ, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमारा यही एनालिसिस है कि 100 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 125 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर हमारे ए कैटेगरी एनालिसिस से आया था। जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दी थी, उस लिस्ट की अगर बात करें तो बच्चों का कहना है, अभी मैंने उस पर एनालिसिस नहीं किया है, बच्चों का कहना है कि सर 60 से 70 मार्क्स तो समझ में आ गया कि आपके सर जो लास्ट डे रिवीजन के लिए आपने क्वेश्चंस दिए थे उसमें से पूछा गया था। सो खुशी हुई, पेपर बहुत अच्छा था। एज यूजुअल पेपर हमेशा अकाउंट्स का अच्छा होता है, सिंपल होता है। आई होप सभी बच्चों का पेपर कैसा गया, पेपर अच्छा गया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, आप इसमें कितने मार्क्स ला सकते हैं, कितने आपका एग्जाम्शंस, कितने किसके एग्जाम्शन आ सकते हैं, और आगे के पेपर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। गाइज एक चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, आपके ग्रुप 1 के एग्जाम्स खत्म अगर हो गए हैं और उसके बाद अगर आपने ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आपको करना है, तो ग्रुप 2 के हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वी स्मार्ट एकेडमी के, जिसमें एडवांस अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा, जय चावला, ऑडिट पढ़ाएंगे रवि ताउरी सर, एफएमई को पढ़ाएंगे प्रशांत शाडा सर,
EIS पढ़ाएंगे अमित तातेड़ सर और SM पढ़ाएंगे विजय शारदा सर। और ये बैच हमारा फेस टू फेस कम लाइव कम ऑनलाइन डाउनलोड पेन ड्राइव मोड पे स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ जून से, 10th ऑफ जून 2022 से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये बैचेस ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर रेगुलर बैच के लिए हम वेट नहीं करना चाह रहे, 10 जून तक हम वेट नहीं करना चाह रहे, हमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बैच चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा स्पेशल 50 बैच ले सकते हो। मेरा एडवांस अकाउंट्स का स्पेशल 50 बैच है जिसमें हमने 50 लेक्चर्स में कंप्लीट कोर्स करवाया है एडवांस अकाउंट्स का, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और सब कुछ 100% सिलेबस 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हमने कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। तो आप उन स्पेशल 50 के बैच को भी रेफर कर सकते हो। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज 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 लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।